पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की घर वापसी, बीजेपी मुख्यालय में फिर थामा बीजेपी का दामन। श्रवण चौधरी भी हुए पार्टी में शामिल। अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी, सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग का 3 दिवसीय दौरा। सीसी राजीव कुमार के नेतृत्व में जयपुर आएगा फुल कमीशन। 30 सितंबर को दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में होगी एग्जीबिशन। 1 अक्टूबर को चुनाव जागरूकता को लेकर दौड़ का आयोजन। मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे कर्मचारी संघ कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत। सचिवालय के नए भवन का करेंगे वर्चुअली शिलान्यास। सीकर के सांगलिया में लक्कड़ दास जी महाराज के वार्षिक मेले में भी शिरकत करें। जयपुर के खोले के हनुमान जी में रोपवे का लोकार्पण। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की पूजा अर्चना। सांसद रामचंद्र बोहरा और मंत्री महेश जोशी साथ रहे। राजधानी जयपुर के बाहरी इलाके में आने वाले 4 महीनों में कम बिजली और कम खर्च पर दूधिया रोशनी से जगमग हो जाएंगे रास्ते। कैसे होगा ये सब, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में दोनों नगर निगमों के बाहर इलाकों में वर्षों पुरानी सोडियम लाइटें लगी हुई हैं। वहीं अन्य स्थानों पर पुरानी एलईडी लाइटें लगी हुई हैं। ये लाइट ज्यादा बिजली खपत कर कम रोशनी दे रही हैं। कई लाइट्स तो लंबे समय से खराब और बंद पड़ी हैं। ऐसे में जयपुर विकास प्राधिकरण पहले चरण में इस तरह की 5000 लाइट्स को बदलेगा। इन पुरानी लाइट्स के स्थान पर स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट के लिए जेडीए ने फर्म को आदेश भी दे दिया है। पहले आपको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर क्यों है खास। राजधानी के 2 दर्जन बाहरी इलाकों में 5000 स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। इनमें कालवाड़ रोड, वाटिका रोड, अजमेर रोड, सेज एरिया, गोनेर का इलाका और सीसी रोड शामिल है। आगामी 4 महीनों में चिन्हित सभी स्थानों पर नई स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। ये लाइट्स नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी पर काम करेंगी। लाइट्स को लगाने वाली फर्म ही 3 साल तक इस प्रोजेक्ट का संचालन व रखरखाव करेगी। लाइट्स को लेकर आम लोगों की शिकायत दर्ज करने और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए फर्म मोबाइल ऐप भी तैयार करेगी। इसके लिए फर्म जेडीए परिसर में ही कंट्रोल रूम संचालित करेगी, जो 7 दिन काम करेगा। मोबाइल ऐप में लोकेशन डालकर कोई भी व्यक्ति लाइट खराब होने की शिकायत दर्ज कराएगा। दर्ज शिकायत का 10 से 12 घंटे में निस्तारण किया जाएगा। स्मार्ट एलईडी लाइट्स प्रोजेक्ट के तहत लगने वाली लाइट्स खास तरह की होगी। ये लाइट्स खुद तय कर सकेंगी कब सड़क पर तेज रोशनी जरूरी होगी और कब कम रोशनी की जरूरत होगी। इस तरह की स्मार्ट एलईडी लाइट में एक स्मार्ट कंट्रोलर और एक ई सिम लगा हुआ है। इस स्मार्ट कंट्रोलर से लाइट खुद की रोशनी को 0 से 100% करने में सक्षम है। साथ ही सड़क पर वाहनों के घनत्व के अनुसार भी रोशनी कम या ज्यादा की जा सकेगी। स्मार्ट कंट्रोलर के साथ ही कंट्रोल रूम या मोबाइल ऐप से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसमें लगा ई सिम जरूरत पड़ने पर एरिया में उपलब्ध किसी भी इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेगा। स्मार्ट कंट्रोलर में सेंसर लगा हुआ है। अगर लाइट किसी कारण टूट जाती है या चोरी हो जाती है तो इस सेंसर के माध्यम से फर्म के जेडीए में लगे कंट्रोल रूम को संदेश पहुंच जाएगा। यही नहीं, चोरी होने के बाद जिस स्थान पर भी ये लाइट लगेगी उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक शहर में स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगाने के बाद बिजली बिल में सालाना करीब 3 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी। यही नहीं, कम बिजली से जलने वाली ये लाइट्स मौजूदा लाइट्स से ज्यादा रोशनी भी देंगी। प्रोजेक्ट के तहत बदले जाने वाली 5000 पुरानी लाइट्स में 3000 से 4000 सोडियम लाइट्स 250 और 150 वाट की है। इसके अलावा 80 और 120 वाट की अन्य लाइट्स भी लगी हुई हैं। इन लाइट्स में 50 से 80 ल्यूमन्स प्रति वाट की रोशनी मिल रही है। अब 110 वाट की नई स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। ये लाइट्स 140 ल्यूमन्स प्रति वाट रोशनी देगी। पुरानी लाइट्स अधिक वाट की होने के कारण ज्यादा बिजली खर्च कर रही है, जबकि नई स्मार्ट लाइट्स कम वाट के कारण कम बिजली खर्च करेगी। वहीं नई लाइट्स पुरानी लाइट्स से औसतन दोगुनी रोशनी देगी। पुरानी लाइट्स पूरे 10 से 12 घंटे एक जैसी रोशनी दे रही है, जबकि स्मार्ट लाइट्स की रोशनी जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा की जा सकेगी। पूरी रात में अलग अलग फेज में रोशनी कम या ज्यादा की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब 30 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी और बिजली बिल के पेटे जेडीए पर आर्थिक भार हर वर्ष 3 करोड़ रुपए कम होगा। प्रदेश में पहली बार इस तरह का स्मार्ट एलईडी लाइट प्रोजेक्ट राजधानी में शुरू किया जा रहा है।
इससे न केवल बिजली के बिल में बचत होगी, बल्कि जरूरत के अनुसार सड़क पर रोशनी उपलब्ध रहेगी। यह प्रोजेक्ट अगर अपने उद्देश्य में पूरा हो सका तो इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के बाद आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने शेखावाटी के सालासर धाम से सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज कर दिया। पहले चरण में यात्रा लोडसर होते हुए सुजानगढ़ तक जाएगी। हनुमान बेनीवाल ने सालासर सभा में कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन को लेकर यात्रा है। यात्रा सुजानगढ़ के बाद मारवाड़ की तरफ कूच करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के शेखावाटी की धरती और सालासर बालाजी धाम से सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले सालासर बालाजी के दरबार में पूजा अर्चना की। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। बेनीवाल ने यात्रा के लिए कहा कि ये सत्ता परिवर्तन की यात्रा है। बिना आरएलपी के राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। पिछले 15 साल से हमेशा किसान कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, बढ़ते अपराध, मजबूत सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारी, रोजगार, इनके लिए हमारी लड़ाई जारी है और आरएलपी का गठन हमने इसी के लिए किया। ये सत्ता संकल्प जो यात्रा की शुरुआत हमने सालासर से करी। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन जो करना चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी के कुशासन की जो देन है राजस्थान के अंदर, जो बढ़ता अपराध है, जो बेपूर्ण हालात, जो पेपर लीक की घटनाएं, जो महिला अत्याचार की घटनाएं, माफिया का आतंक, तो सत्ता का संकल्प हम ले रहे हैं कि सत्ता प्राप्त करेंगे और व्यवस्था को बदलेंगे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पहले सालासर बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई और फिर यात्रा का आगाज किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ यात्रा की शुरुआत की जा रही है और सदस्यता अभियान में जिस तरह लोगों ने उत्साह के साथ कार्य किया, उससे ज्यादा उत्सुकता लोगों में सत्ता संकल्प यात्रा को लेकर है। बीजेपी के तो ढोंग है, काय की यात्रा बताओ, एक आदमी निकालता है यात्रा, वो तो 4-4, 6-6 जगह से यात्रा चालू हो रही, पता ही नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं, कोई चेहरा नहीं, बार बार हर 4 दिन बाद मोदी को यहाँ बुलाते हैं, क्या संदेश। और बीजेपी कहाँ विपक्ष की भूमिका निभा पाई राजस्थान के अंदर, बताएं मुझे। एक भी आंदोलन, कामयाब आंदोलन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई राजस्थान। मिलाजुली का खेल है। और कांग्रेस का जो कुशासन है, जिस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस का आए दिन जो खुल रहा है, उससे लोग कांग्रेस बीजेपी से त्रस्त है। ये नया विकल्प राजस्थान में चाहते हैं और आरएलपी ने नया विकल्प राजस्थान के जनता को दिया। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का फोकस शेखावाटी, मारवाड़, मेरवाड़ा, ढूंढाड़, मालानी, बीकाना की विधानसभा सीटों पर है। खास तौर पर उन सीटों पर जहां जाट या किसान मतदाता निर्णायक स्थिति में है। बीते विधानसभा चुनाव के समर में 57 उम्मीदवार उतारे गए थे, 3 पर जीत मिली और कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी के बाद और राजस्थान में सर्वाधिक वोट लेने वाली पार्टी आरएलपी कहलाई। हनुमान बेनीवाल खुद पहले विधायक और फिर नागौर से सांसद बन गए। आरएलपी के चुनाव चिन्ह बोतल का एक वर्ग विशेष के बीच खास असर देखने को मिला। नतीजे ये निकले कि अपनी पहली पारी में ही आरएलपी की परफॉर्मेंस प्रभावित करने वाली रही है। आरएलपी ने 2.34% मत, यूं कहें 8 लाख से अधिक मत प्राप्त किए। 3 सीटें खीवसर से नारायण बेनीवाल, भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग, मेड़ता से इंदिरा मीणा विधायक हैं। बहरहाल अब आरएलपी गठबंधन सियासत की सिरमौर बनना चाहती है, लिहाजा कर दिया है यात्रा का आगाज। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या शहरी दवा दुकानों पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी हां, आजकल प्रदेश के दवा कारोबारियों में ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इसके पीछे का कारण है ड्रग आयुक्तालय की छवि सुधारने के लिए शुरू की गई रिस्क बेस्ड रैंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम की खामी, जिसके चलते शहरी क्षेत्र की दवा दुकानें जांच के दायरे से ही बाहर हो गई हैं। आखिर क्या है पूरी प्रक्रिया और इसकी खामी से क्या क्या हो रही हैं दिक्कतें, ये रिपोर्ट देखिए। दवा दुकानों पर इंस्पेक्टर राज के चलते क्या क्या होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। कई मामलों में छवि खराब होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने फील्ड में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और पारदर्शी तरीके से काम के लिए रिस्क बेस्ड रैंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम डेवलप किया। लेकिन तकनीकी खामी ने शहरी क्षेत्र की दवा दुकानों को जांच के दायरे से ही बाहर कर दिया। खुद अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि हर माह फील्ड ऑफिसर्स को जो दुकानें आवंटित हो रही हैं, उनमें 80% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों की है, जबकि कई प्रकरण ऐसे भी सामने आए जिनमें एक ही दुकान का 1-2 माह में फिर से निरीक्षण आवंटित कर दिया गया।
क्या है रिस्क बेस्ड रैंडमाइज सैंपलिंग सिस्टम? पहले हर डीसीओ को हर माह 20 दुकानों की जांच का टास्क मिलता था। इन दुकानों का चुनाव खुद डीसीओ अपने स्तर पर करते थे, जिसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। मॉनिटरिंग के अभाव में फील्ड में डीसीओ की मनमानी आम बात थी, लेकिन नई व्यवस्था में डीसीओ के सर्वाधिकार ऑनलाइन सिस्टम ने ले लिए। रिस्क बेस्ड रैंडमाइज सैंपलिंग सिस्टम में हर डीसीओ को ऑनलाइन माध्यम से दुकानें आवंटित होती हैं। डीसीओ सिर्फ आवंटित दुकानों पर जाकर ही जांच कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सिस्टम की खामी के चलते 80% ग्रामीण दुकानें ही आवंटित हो रही हैं, जबकि शहरी क्षेत्र की दवा दुकानों पर बड़े स्तर पर कामकाज होता है, जहां मॉनिटरिंग काफी जरूरी है। बात करें रैंडमाइज सैंपलिंग के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड की, तो 1 साल में किए गए निरीक्षण 24,122 है। 1 साल में उठाए गए सैंपल 6,440 है। रिस्क बेस्ड रैंडमाइज सैंपलिंग सिस्टम की खामी को लेकर खुद दवा दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों ही कुछ ग्रामीण इलाकों के दवा दुकानदार ड्रग आयुक्त शिव प्रसाद नकाते से मिले और फील्ड में चल रही दिक्कतों से अवगत कराया। खुद ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने भी स्वीकारा कि कंप्यूटराइज सिस्टम से दुकानों की जांच के लिए जो आवंटन होता है उसमें एक रूपता का भाव है, जिसके चलते कई दुकानें कुछ समय में ही दूसरी बार जांच के लिए आवंटित हो रही हैं। चूँकि ये पहली बार सिस्टम लागू किया गया है, तो इस दौरान कुछ तरह की हमारे को समस्या भी आ रही है, जिस संबंध में हमने डीआईटी को इंटीमेट किया है कि उसमें सुधार करे, जिसमें कि कई बार ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों के 1 से अधिक निरीक्षण डीसीओ को एलोकेट हो रहे हैं। तो जिस संबंध में हमने डीआईटी को बताया है कि इस संबंध में आवश्यक सुधार करें कि उसमें ब्लॉक्स में एक ही व्यक्ति को बार बार निरीक्षण हेतु नहीं जाना पड़े। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आयुक्त शिव प्रसाद नकाते काफी गंभीर हैं। उन्होंने इस तरह के प्रकरण सामने आने के बाद खुद जांच की, साथ ही प्रक्रिया में सुधार के लिए अधिकारियों को डीओआईटी से समन्वय के निर्देश भी दिए। अब देखना ये होगा कि ये निर्देश फील्ड में व्याप्त दिक्कतों को कितना दूर कर पाते हैं। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने खोली के हनुमान मंदिर में रोपवे का लोकार्पण किया और ये जयपुर शहर का पहला रोपवे है। इस मौके पर जलदाय मंत्री महेश जोशी, सांसद रामचंद्र बोहरा और क्षेत्रीय विधायक रफीक खान मौजूद रहे। लोकार्पण से पहले आयोजित समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि जैसे ही इस खोले के हनुमान मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो रोम रोम आध्यात्म से भर जाता है। संस्थापक राधेलाल चौबे में खुद भगवान विराजमान रहते थे, जो आगे से आगे इस मंदिर में काम कराते थे। जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है और काशी में मंदिरों में जाने का मौका मिला है। कि भले ही राम जी पैदा हुए होंगे अयोध्या में, कृष्ण पैदा हुए होंगे मथुरा में, लेकिन जितना भक्ति वहां के उत्तर प्रदेश के लोगों की होगी, उससे कम भक्ति यहाँ के लोगों की नहीं होगी। मैं तो कहता हूं कि यहाँ तो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। यहाँ लोगों के मन के अंदर भाव, भक्ति में भाव दिखाई पड़ती है। सरलता, स्वाभाविकता, ये भक्ति को प्रकट करता है, कलुषता को दूर करता है, निर्मल हृदय का द्योतक है। यहाँ सरलता और सहजता स्वाभाविक रूप से दृश्यमान होती है। ऐसे मैं कह सकता हूं, जयपुर और राजस्थान इस दिशा में पूरे देश भर में अगर नंबर का 1 है तो अतिशयोक्ति नहीं है। भक्ति भाव में आतिथ्य देवो भव अतिथि देवो भव, इस प्रकार की कल्पना को रखते हुए काम करने की मानसिकता यहाँ के लोगों के अंदर व्याप्त है। और इसलिए पधारो हमारो देश, यही कहा गया है कि हमारे देश में आओ, हम तुम्हारे लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। किसी भी धर्म के व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों में बहुत गहरा आस्था, बहुत गहरी आस्था, बहुत गहरा धार्मिक भाव, और उसी का ये नतीजा है कि आज ये जो स्थान 50-55 साल पहले एक निर्जन सा स्थान होता था, उस स्थान को चौबे जी ने शुरुआत की, और उस शुरुआत को जयपुर के लोगों ने, हनुमान जी के भक्तों ने वो सपना पूरा किया जो कभी चौबे जी ने देखा। हम यहाँ पर जब आते हैं तो एक अलग से भाव प्रकट होता है। यहाँ पर
हनुमान जी का मंदिर है तो राम जी का मंदिर भी। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ पर तुलसीदास जी का मंदिर भी है। अनेक वाल्मीकि जी का मंदिर भी है। अनेक प्रकार के यहाँ पर जिस प्रकार का ये तीर्थ स्थान एक धर्मपरायण होकर एक तीर्थ स्थल डेवलप हो रहा है, और जिस प्रकार से मंगलवार हो चाहे शनिवार हो या रविवार हो, अगर शाम को 5 बजे बाद कोई आना चाहे तो बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को, जिन्होंने शीघ्र से शीघ्र करके और रोपवे निर्माण का काम भी कराया। मैं संस्था को भी, जिस संस्था ने रोपवे निर्माण का काम किया है और धार्मिक आस्था पर कैलाश जी ने जो काम किया है, तो कैलाश जी आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। जोधपुर के लूनी से बड़ी खबर का रुख करते हैं। लूनी पुलिस के अवैध डोडा पोस्ट को लेकर बड़ी कार्रवाई। ट्रक में परिवहन करते करीब 36 क्विंटल डोडा पोस्ट पुलिस ने बरामद किया। निम्बाला के पास गहन चेकिंग के दौरान ट्रक में डोडा पोस्ट मिला है। झारखंड से पश्चिम राजस्थान में सप्लाई के लिए लाई जा रही थी डोडा पोस्ट। बरामद डोडा पोस्ट की कीमत बताई जा रही 5 करोड़ 43 लाख रुपए। कार्रवाई में आरोपी तस्कर शरीफ और अब्दुल शकूर को गिरफ्तार किया गया है। लूनी थाना पुलिस के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। राजेंद्र राठौड़ ने श्री सांवलिया जी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अक्टूबर को प्रस्तावित मेवाड़ दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ श्री सांवलिया जी पहुंचे राजेंद्र राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश और प्रदेश में सतत विकास कर रही है। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। आचार संहिता से कुछ दिन पहले ये दौरा राजनीतिक तौर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेवाड़ में एक लंबे समय से प्रधानमंत्री जी का इस सांवलिया सेठ की धरती पर दौरा प्रस्तावित था। इस इलाके के लिए कई लोकार्पण होंगे, सैकड़ों करोड़ों के काम जो लोकार्पित होंगे, और उसके साथ ही यहाँ के लोग झलक पाने के लिए आतुर हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की। आज पहली तैयारी की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित मेवाड़ दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ जिले के श्री सांवलिया जी में प्रस्तावित दौरा है। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी चित्तौड़गढ़ पहुंच गई है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत सहित सुरक्षा एजेंसियों ने श्री सांवलिया जी पहुंचकर प्रस्तावित सभा स्थल का जायजा लिया। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल चुकी है। हमारे पास डायरेक्शंस आ गए। एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है, उसका काम अभी जारी है। इसमें काफ़ी केंद्रीय विभागों का और स्टेट विभागों का भी काम चल रहा है। सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से जगह का निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ आए हैं। यूडीएच मंत्री चांदी धारीवाल ने कोटा दौरे पर नयापुरा खेल संकुल में बने सालिम सिंह की हवेली की प्रतिकृति रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके बाद धारीवाल ने सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मंत्री धारीवाल ने मीडिया से कहा कि गुड गवर्नेंस और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता ने कांग्रेस सरकार के बेहतरीन कामों को देखा। इस दौरान मंत्री धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में विपक्ष सरकार पर खोखले आरोप लगाता है। विकास, गुड गवर्नेंस सबसे बड़ा मुद्दा है, साथ में विकास भी है। गवर्नेंस का अर्थ ये है कि जिस प्रकार का शासन अशोक गहलोत ने दिया उससे जो आम जनता खुश है या नहीं, तो लगता है कि साहब जो है इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जितने भी विपक्षी लोग बोलते हैं वो उनका धर्म है ये बोलने का कि वो क्या बोलें, क्या आखिर कुछ तो बोले खिलाफ में सरकार के, तो उल जरूल बातें बोलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरोप लगते हैं वो भी ऐसे लगते हैं बिल्कुल बेकार के। तो जो रटे रटाए जो आरोप होते हैं ना कि भ्रष्टाचार है और वो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और ये हो रही है वो हो रही है, उस तरीके की बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अल्पसंख्यक विभाग ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी।
अल्पसंख्यक विभाग ने प्रदेश में 31 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय शुरू किए। वहीं कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने शिक्षा के क्षेत्र में जैसलमेर को 21 करोड़ 59 लाख रुपए की बड़ी सौगातें दी, जिसमें कुचड़ी में 15 करोड़ 10 लाख रुपए में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास, बालक छात्रावास जैसलमेर में 2.5 करोड़ और बालिका छात्रावास में 2.5 करोड़, साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर जैसलमेर को 1 करोड़ 49 लाख रुपए निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। कि सीमांत जिले में जिस प्रकार से मदरसों में, छात्रावासों में, आवासीय विद्यालयों में जो हमने पैसा खर्च किया है, पूरे जिले में एक शिक्षा का माहौल बनाने का प्रयास किया है। कहीं न कहीं इन 5 सालों में उसमें हमें कामयाबी मिली है और कहीं न कहीं इसमें शिक्षा में एक बदलाव आएगा। लोग जिस प्रकार से शिक्षा से जुड़ रहे हैं, ये हमारे माइनॉरिटी के लोगों के लिए ये अच्छी बात है। तो सरकार ने जो मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी, उस सोच को हमने आगे बढ़ाया है। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर आज तमाम जो चीज़ें लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं, वो यहाँ की पब्लिक को हम दे रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे, तमाम जो हुनर वाले लोग हैं, उसमें काम करेंगे और जैसलमेर जिले को, राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हाथी गांव में चिकित्सकों के दल ने 3 हथनियों को स्वस्थ बताने के कुछ देर बाद ही इनमें से एक हथनी नंबर 63, जिसका नाम जयंती है, उसकी मौत हो गई। 2 दिन में विषाक्त खाने से दूसरी हथनी की मौत हो गई है। इससे पहले मंगलवार को हथनी नंबर 57 लक्ष्मी की मौत हुई थी। अभी हथनी नंबर 39 मोहिनी और हथनी नंबर 87 फूलकली के जीवन पर भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि इनका इलाज भी वही चिकित्सक कर रहे हैं जिन्होंने हथनी जयंती को स्वस्थ बताया और कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई। दरअसल चारों हथनियों को जहर देने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज और मौके से जहर मिले हुए आटे के गोले बरामद हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक ना तो पुलिस और ना ही वन विभाग ने कोई कार्रवाई की। पूरे मामले में वन विभाग के 3 चिकित्सकों की लापरवाही भी सामने आई। उन्होंने हथनी नंबर 57 लक्ष्मी को कार्डिक अरेस्ट से मरना बताया, जबकि कुछ देर बाद ही वहां से जहर मिले आटे के गोले मिल गए थे। उसके बावजूद 3 चिकित्सक मामले पर पर्दा डालते रहे। मामले में विधायक रफी खान, चारों हथनियों की महावत सद्दीक खान और महावत एसोसिएशन कार्रवाई की मांग कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने स्कोडा कार से 300 किलो चांदी और 24 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की। पुलिस ने 2 तस्करों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। एसपी कुंदन कवरिया के मुताबिक चांदी की तस्करी की सूचना मिली थी। राजस्थान गुजरात के रतनपुरा बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान स्कोडा कार को रुकवाकर तलाशी ली गई। पुलिस ने कार के गुप्त खाने से 300 किलो चांदी और करीब 24,49,000 रुपए नकद जब्त किए। तस्कर अवैध चांदी और नगद को आगरा से तस्करी कर गुजरात के राजकोट लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। चौकी पे नाकाबंदी की जा रही 24/7। हमें इंटेलिजेंस मिली थी कि गुजरात नंबर की कोई स्कोडा गाड़ी है जिसमें इस तरह के प्रेसियस मेटल की स्मगलिंग वगैरह चल सकती है, जो कि इलेक्शन यूज किया जा सकता है। इसी संबंध में नाकाबंदी की गई तथा एक गाड़ी गुजरात नंबर की रोक के उसकी जब जांच की गई तो उसमें कुछ चांदी जैसी धातु प्रेसियस मेटल मिला। उसको खोल कर गाड़ी जब पूरी चेक की गई तो लगभग उसमें 300 kg चांदी मिली है तथा एक बॉक्स में जो कि वजन में हल्का था उसको खोल के चेक किया गया तो उसमें कुछ कैश सीज हुआ है, जिसको काउंट करने के बाद उसकी वैल्यू 24,19,640 रुपये, लगभग 24.25 लाख रुपए है। सीकर सांसद सुमिंदरन सरस्वती को मोबाइल पर धमकी देने का मामला सामने आया। गुड़गांव की फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली एक महिला ने सांसद को फोन पर धमकी दी और गाली गलौच भी की। सांसद के सहायक महेंद्र कुमार ने दादिया मुकदमा दर्ज करवा दिया। सांसद के सहायक के मुताबिक 26 सितंबर को लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी के मोबाइल से फोन आया था। कॉल रिसीव करने पर महिला ने मंजू देवी के गारंटी होने की बात करते हुए रुपए चुकाने की धमकी दी और गाली गलौच कर अभद्रता की। इससे पहले भी 2-3 बार धमकी भरे कॉल आए थे। महिला ने सांसद को फर्जी फोन कर परेशान और प्रताड़ित करने की बात की और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ये कंपनी है लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी। उस कंपनी ने बहुत सारे लोगों के साथ में चीटिंग की है। वो किसी का भी नंबर लेकर के और उनको फ़ोन करते हैं कि आप इस केस के अंदर गारंटर हैं और आपने अमुक व्यक्ति की गारंटी दी है, आप पैसे जमा कराइए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं आइए तो देने पड़ेंगे, ये कर देंगे पड़ेंगे। तो मैंने सोचा भाई ये हर रोज़ किसी न किसी आदमी को परेशान करते हैं,
तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं जो लोगों के साथ चीटिंग करती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना मेरा कर्तव्य बनता है। तो इसलिए उनके खिलाफ मैंने केस दर्ज करवाया है कि ये कंपनी हर रोज़ किसी न किसी आदमी के साथ में चीटिंग करती है, उसको ब्लैकमेल करती है, उससे पैसे मांगती है, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद महोदय के पीए ने कल दादिया थाने में एक रिपोर्ट दी थी कि 26 तारीख को सांसद महोदय के फ़ोन पे एक लक्ष्मी फाइनेंस गुड़गांव से कोई फ़ोन आया था और उसमें वो मंजू नाम की औरत के गारंटर के रूप में सांसद महोदय को बता रहे थे कि इनको पैसे वैसे ब्लैकमेल टाइप का उसमें। तो उन्होंने बात की, बताया कि मैं सांसद हूँ और गारंटर वगैरह मैं तो नहीं हूँ उसमें। उसके बाद भी उन्होंने बदतमीजी की उनके साथ में, वो जैसा वो बता रहे थे। मोबाइल पे बात हुई तो उन्होंने गाली गलौज, बदतमीजी, ब्लैकमेल करने की धमकी दी। इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया है और SHO दादिया की मॉनिटरिंग में इसका अनुसंधान किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।